नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज बहुत बात को लंबा नहीं खींचते हुए हम सीधा टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। आज हम जिस क्रांतिकारी के विषय में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो वीडियो बनाने वाले हैं या जिस पर आज बात करने वाले हैं, उनके बारे में इतिहास में बहुत कम कहा गया है। लेकिन उनके कारनामे, उनका त्याग और उनका बलिदान इतिहास में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतना बड़ा उपाधि और इतना बड़ा त्याग किया हो। आज हम जिनका बात करने वाले हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। उनका नाम है खुदीराम बोस। एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा आंदोलनकारी जिस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी के लड़ाई में उनका अमिट योगदान है। भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिसने देश के लिए सबसे कम उम्र में फांसी के फंदों पर झूल गए, फांसी के फंदों को चूम लिए। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। काफी लोगों के डिमांड पर मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाना डिसाइड किया। और वैसे इनके बारे में बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर और लोगों का वीडियो बनाने का ओरिएंटेशन अलग होता है, लेकिन हमारा केवल और केवल एग्जाम को देखते हुए नॉलेज को बढ़ाने वाला ऑथेंटिक स्रोत और किताबों पर आधारित होता है, जो आपके पढ़ाई लिखाई में काम आएगा, जो आपकी नॉलेज को धार देने का काम करेगा। ये कोई फिल्म की तरह नहीं है जिसे आप देख करके बस ऐसे ही कोई सीन क्रिएट किया जाए जिसमें कुछ मिलावट हो, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मेरे वीडियो को नॉलेज बढ़ाने और विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही देखेंगे। इसमें आपको एक अलग ढंग का मजा, एक अलग ढंग का अनुभव आपको प्राप्त होता है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और आप अंत में पाएंगे कि आप बहुत ही बढ़िया तरीका से यानी खुदीराम बोस जी के बारे में आप जान चुके हैं, एक एक चीज समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, देर नहीं करते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे शेयर भी कर देंगे। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत का एक किशोर क्रांतिकारी इनको कहा जाता है, खुदीराम बोस। इनको सत्येन बोस भी इनका नाम रखा गया। कुछ लोगों ने इनका नाम सत्येन बोस भी रखा। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ और मात्र 18 साल 8 महीना और 8 दिन की आयु थी तो उस दिन इनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा। बस इसी के बीच की कड़ी को जानना है कि क्या हुआ था ऐसा इन्होंने कि इन्हें फांसी दे दी गई थी। यही बहुत ही बड़ी कहानी है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग व्यक्तिगत परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 बंगाल के मिदनापुर जिले या मेदिनीपुर जिले के बहुवैनी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। किनका? तो खुदीराम बोस का। इनके माता का नाम लक्ष्मी प्रिया और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ बोस, और ये अपने माता पिता के तीसरा संतान थे। खास करके लड़का के मामले में 3 नंबर पर थे। ऑलरेडी पहले इनसे पहले जन्म लिए हुए 2 भाई मर चुका था, तो ये तीसरे नंबर पर पैदा हुए थे। इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी माता काफी हताहत थी, क्योंकि 2 इनसे पहले के भाइयों को जो इनका जन्म लिया था वो मर चुका था, तो वह हताहत थी कि कहीं इसको भी कुछ ना हो जाए। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण से राय लिया। उस जमाने में ऐसे भी, आज भी भारत में ब्राह्मणों से भूत भविष्य के बारे में जानकारी लिया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो वैसे ही वह एक साधारण गृहिणी महिला थी, तो उन्होंने जाके राय लिया। उन्हें एक टोटमा बताया गया कि यदि आप अपने बच्चे की परवरिश अपने नाम पर नहीं करेंगे तो शायद कोई दोष है जो टल जाए और दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसे पालिएगा तो ठीक हो जाएगा। इसी टोटमे को करने के लिए इनकी बड़ी बहन ने इन्हें अपने माँ से 2 मुट्ठी चावल देकर यानी खुदीराम बोस को खरीद लिया था। इनकी बड़ी बहन ने इनका परवरिश, लालन पालन किया, और बंगाली भाषा में चूंकि चावल को खुदी कहा जाता है, उसी खुदी के नाम पर इनका खुदीराम बोस नाम पड़ा। तो ये इनके नामकरण से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी थी जो आपको मैंने बताया। इनकी शिक्षा 9वीं तक है। ये 9वीं से ज्यादा नहीं पढ़े, चूंकि 9वीं तक आते आते इनके अंदर क्रांति की ज्वाला इतना भर चुका था कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ करके और उस समय के बाद अपनी पूरी टाइम उस समय की आज़ादी की लड़ाई और यानी अंग्रेजों के विरोध हो रहे आंदोलनों में देना उचित समझा और पूरा टाइम उधर देने लगे। बताया जाता है कि 9वीं की पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में ये कूद पड़े। और अगर देखा जाए कि बोस के बारे में, तो इनके कूदने के पीछे कुछ कारण था। क्यों कूदे? कुछ न कुछ तत्कालिक कारण होता है, तभी कोई इंसान अचानक कोई काम छोड़ देता है और दूसरे काम में चला जाता है। तो चलिए पहले उसको बात कर लेते हैं। तो खुदीराम बोस ने उस समय अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसी समय मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था और इतिहास की ये
सबसे बड़ी और सबसे पहली घटना थी। क्योंकि बंगाल विभाजन का क्या इम्पैक्ट है, बंगाल विभाजन ने क्या प्रभाव डाला पूरे इतिहास पर, ये तो एक विस्तृत चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ हम एक दो लाइन आपको बताना चाहेंगे। यदि आप इतिहास जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो आप ये जान लीजिए कि भारत विभाजन, जैसे भारत का दो हिस्सा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया, उस भारत विभाजन का टेलर था बंगाल विभाजन। यानी कि पूर्व प्रयोग था, जो धर्म के आधार पर किसी राज्य को बांटा गया। अंग्रेजों ने प्रयोग करके देखा कि ऐसा होता है कि नहीं, और जाते जाते लास्ट में उन्होंने भारत विभाजन करके गया 1947 में। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज कितना दूरदर्शी थे और कितना खतरनाक भी थे। जो भारतीय उस समय बहुत कम समझ पा रहे थे इनकी इस कुटचाल को, और जो समझ भी रहे थे उन्हें वह दबाकर, धमकाकर या अपनी ताकत और अहंकार के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर उसे दबा देते थे, खत्म कर देते थे। इसी की तो लड़ाई थी अंग्रेज और भारतीयों के बीच में। तो इस हिसाब से क्या हो रहा था कि आगे की, अब उस समय बंगाल विभाजन हुआ, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल बना, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र बांग्लादेश बना। 1905 की यह घटना है। विभाजन होने के बाद में बंगाल में जो आंदोलन चल रहा था, चूंकि मैं यहाँ एक दो लाइन और बताना चाहूंगा। शुरू में अंग्रेजों के विरुद्ध में जितने भी आंदोलन, जितने भी भारतीय संगठन बने, वो सभी बंगाल में ही बने और वहीं से शुरू हुए। अंग्रेजों के लिए बंगाल में रहना मुश्किल हो गया था, और मूल रूप से अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बंगाल ही था उस समय। तो इसलिए बंगाल को कमजोर करने के लिए, वहां राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए उसने सोचा कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि इनकी ताकत कम हो जाए। बंगाल विभाजन के बाद में वहां की कई चिंतनशील संगठन जो उस समय कार्यरत थी, उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। कई भारतीय जागरूक नेता और उस समय के क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोग विरोध किया, जो आगे चल करके बंगाल यानी बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया, जो 1906 या 7 में हुआ, है ना। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन उसी समय से चलाया गया, उसके विरोध में ही चला। तो ये सब परिस्थितियां बंगाल में बनी हुई थी, और बंगाल विभाजन के विरोध बहुत तेजी से बंगाल में उठा, इतना तेजी से उठा कि हर जगह आंदोलन, हर जगह धारणा, हर जगह मतलब प्रदर्शन शुरू हो गया था। अंग्रेज मतलब परेशान हो गए थे, इसको कुचलने का अंग्रेज कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही थी। इसलिए क्या दिक्कत था कि उसी आंदोलन के क्रम में ऐसे क्रांतिकारियों का जन्म हुआ जिनका नाम था क्या, खुदीराम बोस। उसी बंग भंग आंदोलन का के क्रम में ये भी उस आंदोलन में बंगाल विभाजन से आहत होकर कई संस्था, कई संगठन से जुड़ गए। इनका संबंध आगे कई संस्थाओं और संगठनों से जुड़ा हुआ बताया गया, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। और वहीं से इनका क्रांति और आज़ादी की लड़ाई में कूदने के बाद इनका सफर शुरू होता है। तो चलिए हम अब यहाँ से बात करते हैं, यानी बोस के द्वारा उठाए गए प्रमुख क्रांतिकारी कदम कौन कौन से थे, क्रमवार जानेंगे। यही मैं बोल रहा था कि दूसरे वीडियो में आप सीधे ऐसे इधर उधर की वीडियो देखिएगा, लेकिन यहाँ आपको क्रमवार जानकारी मिलेगा कि पहले क्या किया उसके बाद क्या हुआ। तो वीडियो में बने रहिए। तो बोस के द्वारा उठाए गए प्रमुख क्रांतिकारी कदमों में, जैसे में पहला, उन्होंने 15 वर्ष में ही अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। अब आप कहिएगा अनुशीलन समिति क्या था। तो देखिए, कांग्रेस के स्थापना के पूर्व भी आंदोलन इस देश में हो रहा था। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ उसके बाद में आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले भी आंदोलन हो रहे थे, और उसका मुख्य केंद्र बंगाल था, जो मैंने पहले ही बता दिया था। और उस समय भी आंदोलन में दो विचारधारा के लोग थे, एक उदारवादी और एक आप कह सकते हैं चरमपंथी या उग्रवादी। और ये चरमपंथी विचारधारा, यदि अगर कांग्रेस से पहले की बात करें, उस समय की बात करें जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1902 में विभाजन से पहले अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए एक समिति, एक संगठन काम कर रही थी, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को हुआ, और इसका दो जगह से ये संचालित होता था। ये कलकत्ता युगांतर से इसकी एक पत्रिका निकलती थी, और एक कमेटी का भी नाम युगांतर था, और दूसरा उसी बंगाल का जो आज का बांग्लादेश की राजधानी बना ढाका, दो जगह से ये संचालित होते थे। इसके संस्थापक सचिंद्र चंद्र बासु थे। अन्य सदस्यों में बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और प्रथम नाथ मित्र, ऐसे लोग मिलकर के इस संस्था को संचालित किया था, है ना। इसके बारे में बताया जाता है, इस संस्था के बारे में, अनुशीलन समिति के बारे में, कि ये अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम के मार्ग का ये अनुशीलन करती थी, उसी के मार्ग पर लोगों को चलने और प्रश्रय देने का ये प्रचार प्रसार करती थी। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो एक वीडियो में करना बड़ा मुश्किल है कि बंकिम चंद्र चटर्जी किस विचारधारा के लोग थे, वो क्या चाहते थे, ऐसी क्या बात थी कि उनकी विचारधारा का
विचारधारा का पालन ऐसे ऐसे संगठनों के द्वारा किया जाने लगा। तो मैं कभी किसी वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा। बस इतना जानिए कि वंदे मातरम और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के ये चल रहा था। दूसरा इनसे जुड़ा हुआ घटना था, वो घटना था क्या, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, जो कि इसी का हिस्सा था, अनुशीलन का ही हिस्सा था। वो भी एक पार्टी था, उसमें खुदीराम बोस ने जाकर ज्वाइन किया, उसके भी हिस्सा बने और वंदे मातरम का पर्चा बांटा। और उसमें जब गए थे इनको पर्चा बांटने और यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचार करने, वंदे मातरम जैसी या राष्ट्रीय चेतना जैसी पत्रिकाएं निकलती थी, जिन पत्रिकाओं को ले जाकर के इन्हें लोगों के बीच में भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पत्रिकाएं बांटते थे। अंग्रेज इसका विरोध करता था। अंग्रेजों के साथ देने वाले जो भारतीय अंग्रेजों के साथ काम करते थे, वो तो अंग्रेज से भी बड़ा अंग्रेज बनते थे। तो यहाँ पर कई जगह आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे, अंग्रेज अभी पीछे रहते हैं, तब तो भारतीय चाटुकार अंग्रेज से बड़ा अंग्रेज बन जाता है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि वंदे मातरम का पर्चा वो बांटने का काम करते थे। उन पर्चों के अंदर जो होता था, थोड़ा सा भड़काऊ और उत्तेजक चीजें लिखी होती थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध होता था, और ये चीज अंग्रेजों के लिए खतरा उत्पन्न करता था, है ना। तीसरे की बात करें, 3 नंबर पर उन्होंने अगला क्या किया, तो 1905 में बंगाल विभाजन, जो कि मैंने पहले ही इस पर चर्चा किया था कि बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल विभाजन के बाद इन्होंने क्रमवार कई एक्शन लिया। कौन? खुदीराम बोस, है ना। क्रमवार बंगाल विभाजन के बाद में जो आंदोलन छिड़ा बंगाल में, उसके बाद इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे घटना को अंजाम दिया। उसको हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे। 1906 यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में ये बंग भंग आंदोलन में हिस्सा लिए। 1906 में अमार सोनार बंगला एक पत्रिका निकला, एक गाना भी है, जो कि आज बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत बना हुआ है, और इसे लिखे थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने, है ना। तो ये इस तरह से उस पत्रिका का प्रचार कर रहे थे। और बताया जाता है कि 1906 में ही मिदनापुर, जो इनका गृह जिला था, वहां पर कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगा था, एक मेला लगा था, और उस मेले में बहुत सारे लोग आए थे। तो इन्होंने उस मेले में जाकर के उस पत्रिका का प्रचार कर रहे थे, लोगों को बांट रहे थे। तब तक वहां पर किसी अंग्रेज का एक मुखबिर देख लेता है इनको, और जा करके वह वहीं खड़े सुरक्षा में खड़े सिपाहियों को बोलता है। एक सिपाही जाकर इसे पकड़ने और रोकने की कोशिश करता है। तब तक बताया जाता है कि खुदीराम बोस ने उस सिपाही को 2-3 घूसा दे दिए और वहां से निकल गए। तब तक दूसरे सिपाही लपक करके जाकर के उसको पकड़ लिए। कहा जाता है कि उसी मेला में सत्यनाथ ठाकुर भी थे। उन्हें बचाने के जब देखा कि ये फंस गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने जाकर वहां एक गलत स्टेटमेंट दिया। उस सिपाही ने जब पकड़ कर इसको ले जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये डिप्टी कलेक्टर का लड़का है, तुम इसे क्यों पकड़े हो। जैसे ही ये बात बोला, तो तुरंत वह सिपाही ने वो हाथ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में तब तक वहां से खुदीराम बोस भाग गए। बाद में उनके ऊपर बोस्टन में इस मामले यानी प्रशासन को गुमराह करने के मामले में उन पर 2 साल मुकदमा चला। हालांकि वो उस मुकदमे से उनको जो सजा मिली, वह एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, और उनको उस पद से हटना पड़ा। बाकी उससे कड़ी सजा जान पर नहीं आया, लेकिन उनको भी इस बात के लिए सजा झेलना पड़ा। तो इस तरह से वहां से छोड़ा दिया गया, इनको बच गए, है ना। उसके बाद में आगे चल करके फिर एक बार ऐसा ही बहुत सारे घटना वो कर रहे थे। उनके ऊपर जो पुलिस को उन्होंने मारा था, इसके लिए उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा, पता लगाया गया, राजद्रोह का आरोप लगा। राजद्रोह के आरोप में उनके ऊपर FIR हुआ, उनके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ। 28 फरवरी 1906 को वो गिरफ्तार हुए, पहली बार गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके एवज में कोई गवाह नहीं मिला कि इन्होंने मारा है कि नहीं मारा। गवाह नहीं मिलने के कारण 2 महीना बाद 16 मई 1906 को फिर से रिहा कर दिए गए, क्योंकि कोई गवाह नहीं मिल पाया, और न्यायिक प्रक्रिया में वो बच गए। उसके बाद में ये था उनका उस समय बंगाल विभाजन के समय की कुछ हरकतें। उसके बाद में आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर पर उन्होंने क्या किया, 6 दिसंबर 1907 को नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन बंगाल में पड़ता है, वहां पर बंगाल के गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर, जो कि उन लोग का एक स्पेशल ट्रेन होता था, वहां से वो कहीं जा रहे थे, तो उसी दौरान उनके ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला बम फेंक कर किया था। कौन? ये खुदीराम बोस जानलेवा हमला किया, लेकिन इनके हमला से वह बच गया। बताया जाता है कि इन्हें जो जानकारी मिली थी जिस बोगी में बैठने का, दरअसल उस बोगी में वो बैठा ही नहीं था, इसलिए वो बच गया। और बाद में इनके उस घटना पर जांच का आदेश हुआ और जांच होने लगी, है ना। और जांच अभी चल रहा था। तब तक पांचवा, 1 साल बाद 1908 में 5वें नंबर पे इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। 1908 में 2 अंग्रेज अधिकारी वाटसन और फुलर पर हमला कर उस पर भी हमला किया, 2 अंग्रेज अधिकारी पर। कहा जाता है कि लेकिन वे भी बच निकले। ये बड़ा बैड लक रहे हैं, मतलब इन्होंने
किया तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी घटनाओं में जो जिस ओरिएंटेशन से ये करते थे उनको वो मिलता नहीं था, वो फीडबैक नहीं मिलता था, वो सफलता नहीं मिलता था। ये एक चीज कॉमन देखने को मिला है। किन के बारे में? तो खुदीराम बोस के बारे में। लेकिन ये बदनाम और अंग्रेजों की नज़र में तो इतना बड़ा मतलब आतंकवादी नजर आते थे कि इनको पूरे भारत में हमको लगता है कि उस तरह का दर्दनाक मौत या उस तरह से किसी भी क्रांतिकारी के साथ इतनी जल्दीबाजी में नहीं किया गया निर्णय जो इनके साथ हुआ। तो इसीलिए क्योंकि फिर 1908 में जो अंग्रेज अधिकारी वाटसन और फुलर पर हमला हुआ उसमें भी वो बच गए, है ना। तो ये 5वें नंबर पर था। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, और सबसे ज्यादा भयानक इनका जो घटना के बारे में इतिहास में कहीं उल्लेख मिलता है, सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है खुदीराम बोस के बारे में, तो वो क्या है कि ब्रिटिश न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाने को लेकर के। तो आइए इस घटना को थोड़ा सा हम लोग विस्तृत रूप से समझते हैं, क्योंकि इतिहास में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जानकारी भी होना चाहिए। यही सबसे हाईलाइटेड घटना है इनके जीवन का। तो बताते हैं कि किंग्सफोर्ड पर यह हमला क्यों किया। कारण बंगाल विभाजन से भारतीय क्रांतिकारियों को कठोर सजा सुनाने के कारण। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, किंग्सफोर्ड जो था वो बंगाल का वहां के न्यायाधीश था, और जब बंगाल विभाजन हुआ और विरोध वहां के जो भारतीय बंगाल विभाजन के जो विरोधी क्रांतिकारी थे उसको दबाने के क्रम में वहां पर कई सारे अंग्रेज अधिकारियों ने गलत तरीके अपनाए, गलत तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की गई। उस दौरान कई भारतीय क्रांतिकारियों को जेल में भेज दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और गलत गलत आरोप गढ़ करके उन्हें किसी न किसी तरह से उसे जेल के अंदर हमेशा के लिए पैक कर दिया गया। उस तरह के डिसीजन यानी कि उस तरह के न्यायिक आदेश या न्यायिक निर्णय देने में इस किंग्सफोर्ड का बहुत बड़ा योगदान था। इसने कई भारतीयों को गलत निर्णय देकर के और कठोर से कठोर सजा सुनाया था। इसके बारे में पूरे बंगाल में चर्चा था, और इसके इस कृत्य से खुदीराम बोस काफी आहत थे, काफी परेशान थे कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो वहीं पर इन लोगों इसको मारने की प्लान बनी, और वो प्लान कहीं और नहीं बना, अनुशीलन समिति के ही यानी अंतर्गत बनाया गया था, और उसकी जिम्मेवारी मिली थी खुदीराम बोस को। इसकी खबर किंग्सफोर्ड को पहले किसी अधिकारी ने दे चुका था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन ये पता नहीं चला कौन मारेगा, क्या मारेगा। इस बात से देखते हुए अंग्रेज अधिकारी का तबादला बंगाल से मुजफ्फरपुर हो जाता है, जो यहाँ के सेशन कोर्ट के जज बनाए जाते हैं। लेकिन उस समय याद रहे कि चूंकि बंगाल से बिहार अलग 1912 में हुआ है, उससे पहले बंगाल बिहार एक ही था, बिहार बंगाल का हिस्सा था। तो स्वाभाविक था, एक प्रांत के अंदर में था, तो इसका तबादला बंगाल में ही था। मुजफ्फरपुर उस समय बंगाल के ही अधीन था, तो वहां से इसे यहाँ तबादला कर दिया गया, और मुजफ्फरपुर में ये सेशन कोर्ट के जज बने। और सेशन कोर्ट के जज बनने के बाद और इनको अंग्रेजों की नज़र में काफ़ी चहेता घोषित किया गया था, इस बात को समझना है। और सेशन कोर्ट के जज बनाए गए, यहाँ आए, लेकिन इनके पीछे का जो योजना बना था इन्हें मारने का, वह योजना खत्म नहीं हुआ। वहां से अनुशीलन समिति ने 2 व्यक्तियों को ये जिम्मेवारी दिया। उसमें एक थे यानी कि आपके खुदीराम बोस, और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी, है ना। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को वहां से भेजा गया। प्रफुल्ल चाकी के बारे में बताया जाता है कि खुदीराम बोस को एक बम, एक पिस्टल और कई कारतूस दिया गया, और प्रफुल्ल चाकी को एक पिस्टल और एक कारतूस दिया गया, है ना। इस तरह से दोनों को पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ चुपचाप भेजा गया। और यहाँ कहाँ पहुंचे ये? मुजफ्फरपुर पे कितने तारीख को? तो बताया जाता है कि ये यहाँ पे 22 अप्रैल 1908 को पहुंचे। जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो मुजफ्फरपुर मोती झील के पास एक बंगाली धर्मशाला में इन्होंने 8 दिनों तक रहा, और उस 8 दिनों में किंग्सफोर्ड का मुआयना किया, उसके बारे में पता लगाया, कब बाहर निकलता है, कहाँ घर है इसका, कहाँ वास है, कैसे ऑफिस है। बताया जाता है खुदीराम बोस ने उसे ऑफिस में जाकर देख भी लिया था, चीन भी लिया था कि यही किंग्सफोर्ड है ना। उसके बाद में हर चीज पर नजर रखा हुआ था। 8 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल 1908 के 8 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को 1908 को इनके ऊपर हमला किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब ये घर से बाहर निकलता था किंग्सफोर्ड, तो इसका एक रॉयल बग्घी हुआ करता था। बग्घी बोलते हैं, जैसे घोड़ा के अंदर घोड़े से चलने वाला एक विशेष प्रकार का टमटम, जो अंग्रेज लोग उसे रॉयल बग्घी बोलते हैं। अक्सर फिल्मों में आज भी दिखाया जाता है। उसके अंदर बैठने, दरवाजा बंद करने, सुरक्षित भाव का बहुत अच्छा देखने में लगता है, उसके अंदर वो बैठते थे। तो उस रॉयल बग्घी के अंदर क्या है,
उसका रॉयल बग्गी को पहचान लिए थे। 8वें दिन इन लोग को पता था कि आज जब भी ये घर से बाहर निकलेगा तो इसको हम बम फेंक के मार देंगे। लेकिन संजोग से उस दिन क्या हुआ कि उस जिस इलाके में ये रहते थे, उस दिन रॉयल बग्गी से बाहर तो निकला हुआ था बग्गी, लेकिन कहीं से बग्गी में सवार होकर वह बग्गी पुनः उसके आवास की तरफ जा रहा था। यहाँ ये पहले से घात लगाकर आम के पेड़ के पीछे छिपकर उसके घर के आसपास ये दोनों आदमी इंतजार कर रहे थे। रॉयल बग्गी जा रहा था, ये नहीं देखे कि उसके अंदर कौन बैठा है, और इन्होंने सीधा रॉयल बग्गी के अंदर एक बहुत ही भयानक विस्फोटक उसके अंदर फेंक दिया। बग्गी और उसके सवारी सहित परखंचे उड़ गए, किसी की जान नहीं बची। मैक्सिमम 24 घंटा के लिए उनकी जो उसमें से एक यात्री था जो बचा रहा। उस दिन किंग्सफोर्ड उस बग्गी में नहीं बैठा था, उस दिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी बैठा था, और उस घटना का शिकार उसकी पत्नी और बेटी हो गया। ठीक है। और वहां से वह बताया जाता है कि वो करने के बाद, यानी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों आदमी वहां से पैदल मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की तरफ भागा, और 25 किलोमीटर चलने के बाद ये लोग कहां पहुंचा। बताया जाता है कि 25 किलोमीटर चलने के बाद समस्तीपुर के पास बैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गया, है ना। आज उस स्टेशन का नाम खुदीराम बोस स्टेशन है ना। आप जाएंगे समस्तीपुर तो रास्ते में आपको मिलेगा। तो वैनी स्टेशन पर पहुंचा, ये दोनों वहां पर पैदल पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद वहां से डिसाइड किया, गले मिला कि भाई अब हम लोग लाइफ में रहेंगे तो मिलेंगे, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे तो पकड़ा जाएंगे। और वहां से ये अपना चल दिए। कहा जाता है कि बिछड़ गए एक दूसरे से। आकर स्टेशन पर वह पानी पिए, आराम कर रहे थे। कौन? खुदीराम बोस। तब तक उनके ही मर्डर की चर्चा हो रही थी उस स्टेशन के अगल बगल में। तो 2 4 5 10 लोग आपस में बात कर रहे थे कि यारे देखो, कहा जाता है कि बात कर रहे थे कि से किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा, लेकिन माँ बेटी मर गई। अब ये बात जैसे ही वो सुने, अनायास उनके मुंह से ये बात निकल गया, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? ये बात सुन करके वहां के लोगों को चकित हुआ। और फिर उनकी, बताया जाता है कि उनका वेशभूषा और उनकी भाषा, चूंकि बंगाली था खुदीराम बोस का, और पैर में चप्पल नहीं थे, और जाड़े का दिन था, फिर भी उनका कपड़ा फटा उठा था भागने के क्रम में। पूरा एकदम अजीब हालत में थे। तो ये देख करके उनको डाउट हुआ, उनके शशांक उनका शक करना और चौंक जाना, ये सब चीज़ों को देख करके तब तक आसपास की गुनगुनाहट को सुनकर ब्रिटिश सिपाही भी अगल बगल में आ गए। आकर के उनको डाउट के आधार पर उनसे कुछ बातचीत की, उसको शक हो गया। चूंकि उसकी लैंग्वेज बंगाली थी, अक्सर उस समय बंगाली बोलने वाले को शक के नजरिए से ही देखा जाता था, चूंकि बंगाली भाषा बोलना ही राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ये बात जान जाइए। हाँ, ये चीज मतलब उस समय एक गुनाह था। बंगाली बोलने वाला हर व्यक्ति शक की नजरिए से देखा जाता था। सोचिए किस तरह का सोच हो गया था अंग्रेजों का। तो जैसे बंगाली बोल रहे थे, उनके ऊपर डाउट हो गया। डाउट होने के बाद में उनको तुरंत एक सिपाही ने हाथ लगाया, पकड़ा। तब तक उनके कुर्ता से या कमीज से एक, वो धोती और कुर्ता पहनते थे, फटा हुआ कुर्ता था, तो उनके कुर्ते से एक पिस्टल गिरा। अब तो एकदम क्लियर हो गया। अब उन्होंने अपना जान बचाने के लिए एक और पिस्टल निकाला जो लोडेड था, उसको मारने के लिए। तब तक उसे छीन लिया गया। अब गिरफ्तार हो गए। उस वैनी स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया। कहा जाता है कि जो किंग्सफोर्ड था उसे गिरफ्तार करके तुरंत तार किया गया, और उसने स्वयं इसकी गिरफ्तारी करने स्वयं आया था वैनी स्टेशन ले जाने के लिए। सोचिए, ये भी नहीं कहा कि तुम लोग लेके आना, वो खुद आया था मुजफ्फरपुर से, और इसे ले गया। ले जा करके इसको मतलब पूछताछ जांच आदि हो रहा था, मुकदमा चल रहा था। ये लोग जब किंग्सफोर्ड पर हमला करने गए थे तो एक गलती और किए थे कि इन लोगों ने वहीं पर अपना चप्पल और साल छोड़ दिया था, जो एक साबूत का काम किया, है ना। मुकदमा और जांच के दौरान में ये देखा गया कि जूता, जब इनका जूता और साल छूटा हुआ था, जो उनके साबूत का काम किया। अब देखिए, जब ये पकड़ा कर गए तो इनके ऊपर जांच हुई तो वो जो जूता छूटा था वह जूता इनको पहना करके दिखाया गया, तो बिल्कुल सही आ रहा था। तो यहाँ भी ये हो रहे थे, लेकिन जूता किसी के बराबर आ जाने से ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनके पैर में जूता नहीं था, बाद में इनसे बहुत भाई टर्चर किया गया होगा, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये जूता मेरा है। तब क्लियर हो गया। कोर्ट में एक तहसीलदार था जो आए दिन, वो 8 दिन से उधर घूम रहे थे, तो वो देखा था इनको और चाकी दोनों को। तो तहसीलदार ने क्लियर कह दिया कोर्ट के अंदर कि मैंने इस व्यक्ति को किंग्स के आवास के आसपास, दफ्तर के आसपास घूमते हुए देखा है, यही वो व्यक्ति है।
इससे क्लियर हो गया कि यही बम फेंके हैं। और पूछताछ में उन्होंने स्वीकार हद तक कर लिया था। और पूछताछ में साथी का नाम जो उन्हें बताया था कि और भी एक तुम्हारे साथ था, तो उसका बताए थे कि साथी था, लेकिन प्रफुल्ल चाकी का नाम प्रफुल्ल चाकी ना बता करके चंद्र राय बताया था, दिनेश चंद्र राय। तो उसने अपने जो दोस्त था उसका गलत नाम बताया, है ना, ताकि वो बच जाए, है ना। कहा जाता है कि जब बैनी स्टेशन से मुजफ्फरपुर इनको लाया गया, तो उस दौरान इनको देखने के लिए मुजफ्फरपुर में हजारों हजार की संख्या में भारतीय लोग वहां पर मौजूद थे देखने के लिए। और ये देखते देखते सबकी नज़र पर भाई हल्ला हो गया था कि किसी अंग्रेज को कोई मारा है, और उन्हें एक झलक देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर नारे भी चल रहे थे, वंदे मातरम करके ऐसा नारा भी लोग दे रहा था उनके सपोर्ट में। अखबार के सारे पेज भरे पड़े थे जिस पर इन्हीं के बारे में कल होकर बताया गया था। अब यहाँ हम थोड़ा चाकी की घटना सुन लेते हैं, क्योंकि चाकी के साथ क्या हुआ। बैनी स्टेशन से ये तो गिरफ्तार हो गए, वो क्या हुआ बताया जाता है। चाकी 1 मई 1908 को शाम 6 बजे, यानी कि समस्तीपुर से, उस पैदल ही वहां से, यानी कि वैनी से समस्तीपुर चले गए और ये वैनी में रह गए। समस्तीपुर से एक ट्रेन पकड़े, जो ट्रेन बंगाल जाती थी। उसी ट्रेन में, चूंकि झारखंड होकर जाता था, तो उसी ट्रेन में एक भारतीय अंग्रेज इंस्पेक्टर, भारतीय इसलिए कहना है कि वो भारतीय था लेकिन अंग्रेजों के पुलिस विभाग में काम करता था, एक सब इंस्पेक्टर था जिसका नाम था नंदलाल बनर्जी, जो झारखंड के सिंहभूम की तरफ जा रहा था, उसे वहां जाना था। लेकिन इसको देखा तो उसे डाउट हो गया, क्योंकि प्रशासनिक लोगों को बहुत जल्दी डाउट होता है। उसे डाउट हो गया तो अपना बोगी छोड़ करके इनके बोगी में जाकर के इससे बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन झिझक करके प्रफुल्ल चाकी उसे बातचीत नहीं करना चाहे। वो आ करके, कहा जाता है मोकामा एक स्टेशन रास्ते में पड़ता है, आज भी है, यानी मोकामा घाट स्टेशन पर प्रफुल्ल चाकी ने अपना स्टेशन अपना बोगी बदल दिया, अपनी बोगी बदल करके दूसरे बोगी में चले गए। उस बोगी में जाने के बाद पुनः हुआ व्यक्ति जिसका नाम था नंदलाल बोस सब इंस्पेक्टर, उस बोगी में भी आकर के फिर से उसके ऊपर यह किया। लेकिन वह मुझे कहा जाता है कि वहीं से, यानी कि मोकामा घाट स्टेशन से एक तार कर दिया मुजफ्फरपुर पुलिस को कि मुझे एक व्यक्ति पर डाउट है, अगर आदेश होगा तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा, कि संभवतः हुआ इसका दूसरा साथी है प्रफुल्ल चाकी। तुरंत उसे आदेश मिला कि अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करने का आदेश मिला। जब वो अरेस्ट करने जा रहा था, उसे लग गया प्रफुल्ल चाकी को कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो चलती हुई ट्रेन से शायद उसने कूद गया था स्टेशन पे और भागने की कोशिश किया। तब तक आगे से आरपीएफ के जवानों ने उसे रोकने का कोशिश किया। जब चारों तरफ से गिर गया तो उसके पास एक पिस्टल था जो कि पहले से उपलब्ध था। उसने 2 गोली अपने आप को मारा, और एक सर में और एक गर्दन के अंदर मारा, और वहीं पर वो शहीद हो गया। इस प्रकार से प्रफुल्ल चाकी का अंत हो गया। बाद में प्रफुल्ल चाकी की जांच के लिए कि वो वही व्यक्ति है जो, यानी खुदीराम बोस के साथ घटना को अंजाम दिया था, तो इसके लिए उनकी कुछ किताबों में बताया जाता है कि उनकी लाश आया, कुछ किताबों में कई जगह बताया जाता है कि उनकी गर्दन काटकर अंग्रेज खुदीराम बोस के पास भेजा था कि पहचानो क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो उन्होंने पहचान किया कि यस ये मेरा दोस्त है ना, लेकिन नाम गलत बता रहे थे, प्रफुल्ल चाकी नहीं बता रहे थे। और इस तरह से उन्होंने वहां पे इन दोनों का ये चल रहा था। एक का तो अंत हो गया। अब आगे की कहानी हम बताते हैं। उसका भी तहसीलदार को भी दिखाया गया, तहसीलदार उसको भी देखा था, उसका भी शिनाख्त किया, बोला कि बिल्कुल ये भी घूम रहा था। तो तहसीलदार दोनों को पहचान कर प्रशासन को एग्री करवाया। अब यहाँ बात करते हैं कि जो व्यक्ति पकड़वाया था, जो भारतीय सब इंस्पेक्टर था, उसका भी इलाज होना जरूरी था, और उसका इलाज हुआ। कैसे हुआ? घटना के 5 माह बाद 9 नवंबर 1908 को उस सब इंस्पेक्टर को, नंदलाल को, कलकत्ता में 2 भारतीय क्रांतिकारी श्री चंद्रपाल और गजेंद्र नाथ गांगुली ने घेर करके उसे गोली मार दिया। जो इंस्पेक्टर ने प्रफुल्ल चाकी को क्या किया था, अरेस्ट करने गया था। तो ये सुन करके मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, बढ़िया लगता है जब मैं सुनता हूँ कि इसको मारा गया। ऐसे लोगों का यही इलाज होना चाहिए, है ना। तो आगे की कहानी, अब बोस के निधन की बात कर लेते हैं। अब तो अरेस्ट हो गए थे, अब निधन की बात कर रहे हैं। जिस समय इनको फांसी की फंदा पर लटकाने की बात चल रही थी, उस समय इनका एज था 18 वर्ष 8 माह 8 दिन, कहीं कहीं 19 वर्ष भी लिखा रहता है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। बताया जाता है 13 जून वो डेट था, 1908 वर्ष था। मुजफ्फरपुर का जेल था, सेंट्रल जेल, और उसके अंदर 3:55 पर उन्हें फांसी के फंदे पर सार्वजनिक तौर पर लटकाया गया। जब उन्हें लटकाया जा रहा था तो कहा जाता है कि वह जाते समय वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, हाथ में गीता की एक प्रति लिए थे। हजारों लोग उनके स्वागत और उनके लिए नारे लगा रहे थे। और इनसे पूछा था जब इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, तो अंग्रेज अधिकारी ने कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो खुदीराम बोस ने बताया था कि यदि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं चाहूंगा कि मैं इस कोर्ट के अंदर ये बताऊं कि बम कैसे बनाया जाता है। सोचिए, जिस आदमी को फांसी की
फंदा पर झूलने जा रहा हो, वो आदमी बोल रहा है मेरा अंतिम इच्छा है कि हम लोगों को ये बताएं कि बम कैसे बनाया जाता है, ताकि हम तो मर जाएं लेकिन यहाँ बम बनाने वाला हमारे जैसा बहुत लोग पैदा हो जाए, तुम कितनों को फांसी दोगे। तो ये जज्बा था उनके अंदर, ये सोच था, बिल्कुल नहीं सिसक था, एकदम हंसते हंसते कहा जाता है कि उन्होंने फांसी के फंदे पर झूल गए देश के लिए। और बोस का प्रभाव की बात करते हैं थोड़ा सा कि बोस का क्या था, यानी कि खुदराम बोस का प्रभाव ये पड़ा आगे चलकर, उनसे पूरे देश के अखबार में चर्चा हुई, युवाओं में क्रांति की लहर उमड़ पड़ी, बड़ी संख्या में लोग आनंद मठ एक संस्था चलता था बंगाल में, उसी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जैसी राष्ट्रीय गीत को लिखा था। तो वह एक क्रांतिकारी और आध्यात्मिक राष्ट्रवादी एक मठ नहीं कि ये एक पाठशाला था जहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे। तो शुरू में तो थोड़ा कम संख्या था, लेकिन इनके बाद से एक क्रेज बन गया और आनंद मठ के अंदर ज्ञान लेने और उस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों में युवाओं ने तेजी से अपना पांव पसारना शुरू किया। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। बंगाल के जो बुनकरों ने इनसे इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने ये जो यानी कि जो क्या बोलते हैं धोती पहना था, उसी टाइप का धोती बुनकरों ने बनाया और उसके कोर पर किनारे पर कहा जाता है कि यानी इनका नाम खुदीराम बोस लिखा हुआ, लाल कलर का बोस लिखा हुआ, यानी कि धोती पूरे मार्केट में बिकना शुरू हुआ। सब कोई खुदीराम बोस के सम्मान में उस समय धोती पहना था या पहनने लगा था। सोचिए क्या क्रेज था इनका। उसके बाद में अंग्रेजों ने दो बड़े परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए? इसी चीज से घटना से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1911 में ये देखा कि अब बंगाल में हम सुरक्षित नहीं है। जब एक बच्चा या एक कम उम्र का क्रांतिकारी जब इतना कुछ कर सकता है, अब पूरे देश में के लोगों में क्रांति ज्वाला भड़का सकता है, तो अब बंगाल हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने बंगाल से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, 1911 में। और उसके बाद में तुरंत, ताकि बंगाल का दायरा बड़ा था और उन्हें लग रहा था कि बंगाल अगर सेंटर रहा तो इसके जितने इलाके को बंगाल कहा जाएगा उस सभी में क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से पनपती रहेगी। और इसका ताजा एग्जाम्पल था कि यदि बिहार उस समय बंगाल का हिस्सा नहीं होता तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर तक पीछा करके किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं करता। इस बात पर अंग्रेजों ने काफी चिंतन किया। हालांकि यही एक कारण नहीं था बिहार का बंगाल से अलग होना 1912 में, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण था कि बंगाल की जो राष्ट्रवादी जो क्रांति की लहर थी उसे रोकने के लिए, ठीक उस प्रकार जैसे नदी में बाढ़ आता है तो दूर बांध बना दिया जाता है कि पानी बांध के इधर नहीं आए, उसी तरह से बंगाल की लहर, क्रांति की लहर भारत के अन्य जगह पर न जाए, इसलिए बंगाल को तोड़ा गया। और एक बार फिर बंगाल से क्या किया गया, 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है, ताकि बंगाल तक सीमित राजा साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल भाव से लोग, बंगाली लोग अब छोटा कम महसूस करें, पावर कम महसूस करें। ये राष्ट्रवाद को धक्का पहुंचाने और नीचा दिखाने का या उसे तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे कभी पूछा भी जा सकता है कि राजधानी परिवर्तन और बिहार विभाजन किस घटना की दूरगामी परिणाम था। तो आप बता सकते हैं कि ये जो घटना था, इससे खुदीराम बोस के द्वारा जलाई हुई क्रांति की लहर, बंगाल विभाजन, ऐसी कई ऐसी घटनाएं थी जिससे प्रभावित होकर के दिल्ली राजधानी स्थानांतरित और बिहार विभाजन हुआ था। थैंक यू। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, लगा होगा, देखे होंगे तो। और अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।